नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका 11 क्लास में। हम भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था विषय में आज हम लोग अपना नया अध्याय स्थानीय स्वशासन द लोकल गवर्नमेंट की बात करेंगे। आज के इस अंक में हम स्थानीय स्वशासन क्या होता है, इसका निहितार्थ क्या है या किस आदर्श पर कार्य करता है। जब संविधान सभा का हमारा निर्माण हुआ, उसमें बहस चल रही थी, तो स्थानीय स्वशासन के पक्ष में कौन कौन से थे, विरोध में कौन कौन थे, विरोध जिन्होंने किया उनका विरोध का कारण क्या था, आदि चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा स्थानीय स्वशासन है उसका क्रमिक विकास कैसे हुआ भारत में। आज इसकी पृष्ठभूमि को हम लोग सविस्तार पढ़ेंगे। ये जो हमारा आज का अंक है, इसमें 4-5 प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो, चाहे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षा हो, चाहे अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में। जब स्थानीय स्वशासन से प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसकी पृष्ठभूमि से भी 2-3 प्रश्न आने की संभावना रहती है। और विगत वर्षों के अगर आप प्रश्न पत्रों को देखेंगे, समझेंगे, हल करेंगे तो उसमें आप आसानी से हर बार स्थानीय स्वशासन से जुड़े हुए प्रश्न पढ़ेंगे। जो हमारा ये स्थानीय स्वशासन वाला विषय होगा, ये चूँकि लंबा इसका पाठ्यक्रम है, विषय वस्तु ज़्यादा है, तो इसलिए इसको 4-5 वीडियोज़ में आप लोगों को सुविधा की दृष्टि से बताया जाएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन क्या है? स्थानीय स्वशासन मतलब अपने गांव जिले का शासन हम स्वयं करें। हम मतलब वहाँ के लोग, वहाँ के निवासी। इसी परिकल्पना को परिकल्पित करते हुए भारत में स्थानीय स्वशासन को अपनाया गया है। स्थानीय स्वशासन का निहितार्थ क्या है, उससे आशय क्या है, मीनिंग उसकी क्या है, तो हम देखेंगे कि ऐसे शासन से है। एक ऐसा शासन जिसमें राजनीतिक शक्ति का विस्तार। कैसी शक्ति? राजनीतिक शक्ति की बात कर रहा है। पॉलिटिकल पावर किसके पास हो? आम आदमी तक के हाथों में हो। जैसे जो हमारा पावर हो, शक्ति हो, राजनीतिक शक्ति, वो किसके हाथ में हो? आम आदमी तक हो। आम आदमी तक राजनीतिक शक्ति हो। ऐसी परिकल्पना को लेकर हमारे संविधान निर्माताओं ने स्थानीय स्वशासन को रूप दिया, जिससे वे अपनी स्थानीय समस्याओं का निराकरण स्वयं कर सके तथा प्रशासन में निर्णायक भूमिका निभा सके। स्थानीय स्वशासन से आशय ऐसे शासन से है जिसमें राजनीतिक शक्ति का विस्तार आम आदमी के हाथों तक हो, ठीक है, जिससे वे अपनी स्थानीय समस्याओं का निराकरण स्वयं कर सके, पंचायत के द्वारा, आम लोगों से मिलजुल कर, या अगर उनमें कुछ प्रशासनिक क्षमता रहेगी, संवैधानिक अधिकार मिलेगा उनको, तो वो अपनी समस्याओं का निराकरण अपने ही लोगों द्वारा मिल बैठकर कर लेंगे। ऐसी परिकल्पना परिकल्पित की गई है हमारे स्थानीय स्वशासन से। अब ये स्थानीय स्वशासन का आदर्श क्या है? स्थानीय स्वशासन में विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था, डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट सिस्टम, जैसे सेंटर से और लोगों के हाथों में इसका विकेंद्रीकरण किया जाए। विकेंद्रीकरण मतलब सत्ता का हस्तांतरण, मतलब केंद्र में एक व्यक्ति नहीं रहेगा। केंद्र में एक व्यक्ति रहेगा लेकिन उसके हाथ में पावर कम रहेगी और सबको दे दिया जाएगा पावर, कि आपको ये पावर दे दिया गया, आपके पास ये शक्ति है, आप इसको काम करिए। जैसे एक विद्यालय है, ठीक है, तो प्रधानाचार्य है। प्रधानाचार्य के बाद अगर उसमें प्रशासक एक नियुक्त होता है, एक आपका पीटी वाला, एक गेम टीचर, एक आपका मॉनिटर हो जाता है, ऐसे कई चीज़ें होती है। तो इससे क्या है, वो विकेंद्रीकृत शासन चलाने की एक व्यवस्था है जिसमें कुछ कुछ कामों को उनके विशेषज्ञों द्वारा उनको दे दिया जाता है, जिससे वे अपने कार्य को एक महत्तम ऊंचाई तक, महत्तम रूप, एक आदर्शित रूप दे सके। यही हमारे संविधान में इसकी आदर्श परिकल्पना की गई थी। तो जो हमारा आदर्श है स्थानीय स्वशासन का, उसमें क्या है? विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था। ये कई बार प्रश्न पूछा है। स्थानीय स्वशासन का आदर्श क्या है? विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था,
ठीक। विकेंद्रीकृत मतलब ये आम आदमी तक सीधे, ये विकेंद्रीकृत होता है। विकेंद्री मतलब केंद्र से सबके हाथों में राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण, विकेंद्रीकृत। और केंद्रीकृत क्या होता है? मतलब सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में आ जाए, वो क्या हो गया? केंद्रीकृत। ये क्या है? विकेंद्रीकृत मतलब केंद्र से विकेंद्र की तरफ, परिधि की तरफ, और केंद्रीकृत मतलब परिधि से केंद्र की तरफ। ठीक। उसके बाद इसका दूसरा आदर्श क्या है? पहला आदर्श स्थानीय स्वशासन का, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था, डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट सिस्टम। दूसरा क्या है? सहभागिता मूलक लोकतंत्र, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, मतलब हमारे लोकतंत्र में सबकी सहभागिता हो, यह एक इसका आदर्श है। प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि स्थानीय स्वशासन का आदर्श क्या है? तो विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली। ठीक। उसके बाद सहभागिता मूलक लोकतंत्र। ठीक। अब भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास कैसे कैसे हुआ? भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास तो माना ऐसा जाता है कि चोल और विजयनगर साम्राज्य की आयंकर व्यवस्था में इसके बीच परिलक्षित होते हैं। उसके बाद लॉर्ड रिपन, जिन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक। उन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रस्ताव पेश किए, जिसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा। प्रश्न ये पूछा जाता है कि लॉर्ड रिपन जो 1882 में स्थानीय स्वशासन से जुड़ा हुआ प्रस्ताव पेश किए, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसके बाद संविधान सभा में स्थानीय स्वशासन विषय को लेकर बात होने लगी। इसमें दो पक्ष हो गए, एक जो स्थानीय स्वशासन के पक्षधर थे और एक विरोधी थे। तो पक्षधर में हमारे महात्मा गांधी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लाला लाजपत राय जी थे, और विपक्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। महात्मा गांधी जो स्थानीय स्वशासन विचार के मुख्य प्रतिपादक थे। महात्मा गांधी, ये प्रश्न पूछा जाता है, स्थानीय स्वशासन विचार के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? महात्मा गांधी। मुख्य समर्थकों में दादा भाई नौरोजी जी थे, लाला लाजपत राय थे, राजेंद्र प्रसाद थे। दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय और राजेंद्र प्रसाद। ठीक। जो अंबेडकर थे, भीमराव अंबेडकर, वो स्थानीय स्वशासन के विरोधी थे। उनका कहना था कि जो स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है वो सामंती, पुरुषवादी, जातिवादी सामाजिक ढांचे का निर्माण करेगी। भीमराव अंबेडकर स्थानीय स्वशासन के क्या थे? विरोधी थे। उनका ये मानना था कि अगर स्थानीय स्वशासन आएगा तो सामंती, पुरुषवादी, जातिवादी सामाजिक ढांचे का निर्माण करेगा। उसके बाद संविधान सभा ने स्थानीय स्वशासन को नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया। इस बहस के बाद हुई संविधान सभा ने स्थानीय स्वशासन को नीति निर्देशक तत्वों में के अंतर्गत शामिल किया। तो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में इसको शामिल किया गया। तो हमारा अनुच्छेद 40 जो है वो स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो अनुच्छेद 40 क्या कहता है कि राज्य क्या करेगा? ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए, स्टेट ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां या प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। हमारा अनुच्छेद 40 क्या कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां या प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। उसके बाद 2 अक्टूबर 1952 को देश के 55 विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम बार बार पूछता है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर 1952। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2 अक्टूबर 1952 को देश के 55 विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ करके इसकी नींव तैयार की गई। वर्ष 1950 से 1992 तक चरणबद्ध तरीकों से 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में संवैधानिक
दर्जा मिला स्थानीय स्वशासन को, मतलब 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा मिला। प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा कब मिला, तो 73वें संविधान संशोधन और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसमें 4-5 प्रश्न निहित है। स्थानीय सुशासन का आदर्श विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था तथा सहभागितामूलक लोकतंत्र से है। स्थानीय सुशासन का विकास चोल तथा विजयनगर साम्राज्य के आयंकर व्यवस्था से परिलक्षित होता है। लॉर्ड रिपन स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। 1882 में लॉर्ड रिपन ने जो स्थानीय सुशासन के विषय में प्रस्ताव पेश किए उसे स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। उसके बाद संविधान सभा में 2 पक्ष हो गया, एक तो स्थानीय सुशासन का पक्षधर और दूसरा स्थानीय सुशासन के विरोधी। स्थानीय सुशासन के पक्षधर में हमारे महात्मा गांधी थे, दादा भाई नौरोजी थे, लाला लाजपत राय थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और स्थानीय सुशासन के विरोधी जो थे, घोर विरोधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उनका मानना था कि जो हमारा स्थानीय स्वशासन है वो पूर्व सामंतवादी व्यवस्था, जातिवादी व्यवस्था जैसे सामाजिक ढांचे का निर्माण करेगा। इन जद्दोजहद के बाद हमारी संविधान सभा ने स्थानीय सुशासन को नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया। अनुच्छेद 40 के तहत इसको रखा गया। अनुच्छेद 40 हमारा ये कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ या प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने में के लिए आवश्यक है। उसके बाद 55 विकास खंडों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया 2 अक्टूबर 1952 को और स्थानीय सुशासन के लिए नींव प्रारंभ कर दी गई। उसके बाद 1950 अर्थात आज़ादी के बाद से 1992 तक चरणबद्ध तरीकों से, चरणबद्ध प्रयासों के माध्यम से 73वें व 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्थानीय सुशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इससे स्थानीय सुशासन से जुड़ी कौन कौन सी समितियाँ थी, उनका क्रम बार बार पूछता है। उसके बाद ऐसे ही क्रमिक हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।